टोंग टोंग टोंग। वो ना कौन सी मूवी थी? जादू, क्रिश मूवी। क्रिश में था ना वो जादू, किसमें था? कोई मिल गया में था। अच्छा हाँ यार, कोई मिल गया। कौन मिल गया? जादू मिल गया। धूप ले रहे हो बैठ के हैं, ऐसा लग रहा है जैसे अचार डाल के सुखाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आईयूडी का डिस्कशन कर रहे थे और उसमें हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, ठीक है। अब एक बात तो समझ में आ गई कि ये जो आईयूडी होगी इसमें क्या उपस्थित होगा? हार्मोन। और ये आईयूडी क्या प्रेषित करेगी? हार्मोन जो उपस्थित होगा वही तो प्रेषित करेगी। तो इसमें कौन से हार्मोन पाए जाते हैं भाई? ध्यान से सुनो। इसमें मिलता है प्रोजेस्टेरॉन। क्या मिलता है? प्रोजेस्टेरॉन। या क्या मिलता है इसमें? प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टोजेन प्लस ईस्ट्रोजन, ठीक है। अब कारण क्या है कि मादा जनन तंत्र में यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ध्यान से सुनना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलता है, कौन सा? GnRH। ये जाके पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करता है, तो वहां से निकलता है FSH और ये प्रभाव डालते हैं किसके ऊपर? ओवरी के ऊपर। तो ओवरी से हार्मोन निकलता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। क्या निकलता है? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अब हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि ईस्ट्रोजन किसको संदमित करता है? किसको संदमित करता है? FSH। और प्रोजेस्टेरॉन किसको संदमित करता है? हाइपोथैलेमस। किसको संदमित करता है? हाइपोथैलेमस। और किसको संदमित करता है? पीयूष ग्रंथि। यानी प्रोजेस्टेरॉन जब स्त्रवित होता है और स्त्राव जब इसका बढ़ता है तो अपने ही कार्य को क्या करेगा? रोकता है। किसको रोकता है? स्वयं के ही कार्य को रोकता है। कौन? प्रोजेस्टेरॉन। और स्वयं के कार्य को रोकता है, इसीलिए इसका उपयोग कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में किया जाता है। स्वयं के कार्य मतलब किसको संदमित करेगा? किसको संदमित करेगा? फर्टिलाइजेशन को। और किसको संदमित करेगा? किसको संदमित करेगा? कब करेगा? जब इनकी सांद्रता क्या होगी? तो उच्च सांद्रता में ये अपने ही कार्य को रोकते हैं और इसे कहते हैं नेगेटिव फीडबैक एक्शन। और इसलिए इनका इस्तेमाल किया जाता है किसके रूप में? कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में। और ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ये किसको रोक लेंगे? किसको रोक देते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल।
और मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकेगा तो और किसको रोक देंगे? ओवुलेशन को। तो अगर प्रोजेस्टेरॉन की बढ़ी हुई सांद्रता पाई जाए तो ओवुलेशन नहीं होगा, और ओवुलेशन नहीं होगा तो इसका इस्तेमाल किसके रूप में किया जा सकता है? कॉन्ट्रासेप्टिव। लिखो, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन हार्मोन अधिक सांद्रता में, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन हार्मोन अधिक सांद्रता में अपने ही कार्य को संदमित करते हैं, अपने ही कार्य को संदमित करते हैं, अपने ही कार्य को संदमित करते हैं। इसलिए इनका उपयोग कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में, इसलिए इनका उपयोग कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में किया जाता है, इसलिए इनका उपयोग कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में किया जाता है। अगला पॉइंट, हार्मोन युक्त आईयूडी, हार्मोन युक्त आईयूडी के उदाहरण हार्मोन युक्त आईयूडी के उदाहरण, दो उदाहरण याद रखने हैं, LNG-20 और प्रोजेस्टा-सर्ट। हार्मोन युक्त आईयूडी के उदाहरण LNG-20 और प्रोजेस्टा-सर्ट, दो उदाहरण नाम याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले साल भी पूछा गया था, उसके पिछले साल भी पूछा गया था, उसके पिछले साल भी पूछा गया था, पिछले 10 साल में 5-7 बार तो पूछ ही चुका है ये। तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी LNG-20 और प्रोजेस्टा-सर्ट, इनमें प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टोजेन प्लस ईस्ट्रोजन, इनमें प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टोजेन प्लस ईस्ट्रोजन, इनमें प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टोजेन प्लस ईस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टोजेन प्लस ईस्ट्रोजन हार्मोन उच्च सांद्रता में पाए जाते हैं, उच्च सांद्रता में पाए जाते हैं, उच्च सांद्रता में पाए जाते हैं। देखो, ये हार्मोन निषेचन क्रिया, ये हार्मोन निषेचन क्रिया, निषेचन क्रिया कॉमा रोपण यानी इम्प्लांटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल तथा ओवुलेशन को संदमित करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल तथा ओवुलेशन को संदमित करते हैं, ओवुलेशन को संदमित करते हैं। अगला पॉइंट लिखो, ये यूटेरस को इम्प्लांटेशन के अनुपयुक्त बना देते, ये यूटेरस को इम्प्लांटेशन के अनुपयुक्त बना देते, अनुपयुक्त बना देते हैं, अनुपयुक्त बना देते हैं। अब ध्यान से सुनना भाई, ये जो हार्मोन है ये स्टेरॉइडल हार्मोन है। कैसे हार्मोन है? स्टेरॉइडल। और जो स्टेरॉइडल हार्मोन होते हैं वो शरीर में एनाबॉलिक क्रियाओं को बढ़ा देते हैं। एनाबॉलिक सुना है? कहाँ सुना था? बायोमॉलिक्यूल में सर, संडे को टेस्ट है। AITS वालों का तो है, पढ़ाना है कुछ AITS वाले, मिलते हैं संडे को, बताते हैं फिर।
कितना पढ़ा है और कितना लिखा है? तो ये क्या करते हैं, एनाबॉलिक क्रियाओं को बढ़ाते हैं, और शरीर में जब एनाबॉलिक क्रियाएं बढ़ती हैं तो उनका दुष्प्रभाव पाया जाता है। हृदय संवहन संबंधी रोग बढ़ जाते हैं, शरीर में ग्लूकोज का उपापचय बढ़ा देते हैं, और स्टेरॉइड प्रतिरक्षा को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो इनका कई प्रकार का दुष्प्रभाव भी शरीर पर पाया जाता है। तो लिखो, ये हार्मोन स्टेरॉइडल होते हैं, ये हार्मोन स्टेरॉइडल होते हैं, ये हार्मोन स्टेरॉइडल होते हैं, तथा ये हार्मोन स्टेरॉइडल होते हैं तथा शरीर में अनावश्यक एनाबॉलिक क्रियाओं को बढ़ाते हैं। शरीर में अनावश्यक एनाबॉलिक क्रियाओं को बढ़ाते हैं, शरीर में अनावश्यक एनाबॉलिक क्रियाओं को बढ़ाते हैं, एनाबॉलिक क्रियाओं को बढ़ाते हैं। अगला पॉइंट, ठीक है। लिखो कि इनसे हृदय संवहन संबंधी रोग, इनसे हृदय संवहन संबंधी रोग, हृदय संवहन संबंधी रोग तथा कार्बोहाइड्रेट उपापचय संबंधी रोग, तथा कार्बोहाइड्रेट उपापचय संबंधी रोग, कार्बोहाइड्रेट उपापचय संबंधी रोग पाया जाता है, पाया जाता है। अभी आज एक ऐसी घटना हुई तो हमको लगा कि आप लोगों से शेयर की जाए। आज एक मतलब कल मैसेज आया था, एक बच्चा है कुशांश शर्मा, आप लोगों में से किसी को जानकारी है इस बच्चे के बारे में? नहीं हो, हमको भी आज ही पता चला। ये बच्चा अपने यहाँ के किसी बच्चे के संपर्क में था, और जो अपनी टेस्ट सीरीज होती थी तो वो टेस्ट सीरीज लेकर अपने यहाँ से टेस्ट देता था। 701 नंबर आए उसके नीट में। ये हमें जानकारी नहीं थी, हमें जब जानकारी हुई तो एम्स पटना उसको मिला, उसने एम्स पटना लिया, भोपाल का ही रहने वाला बच्चा था। और कल उसका मैसेज आया तो उसने बोला, सर मैं यहाँ सीधे तौर पे तो नहीं पढ़ा हूँ, मैंने अपनी टेस्ट सीरीज आपकी ज्वाइन करी। हमने कहा बहुत बहुत बधाई, तुमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी। तो बोले सर मुझे एम्स पटना में। हमने कहा इसके लिए बधाई हो, मैं मिठाई भी खिलाता हूँ। तो हमने कहा मेहनत करो, जीवन में आगे बढ़ो। तो उसने बोला सर हमारा रिजल्ट आप वो करिए। हमने कहा नहीं बेटा, हम नहीं कर सकते, आप कहीं से भी पढ़े हैं, हमारे यहाँ आप रजिस्टर्ड नहीं थे, आपको पेपर मिला, पीडीएफ बच्चे एक दूसरे को सेंड करते, आपने ईमानदारी से टेस्ट दिया, यही बहुत बड़ी बात थी कि आपको पेपर मिला, पीडीएफ में आपने ईमानदारी से टेस्ट दिया और आप आगे बढ़िए, आगे जीवन में अच्छा करिए। लेकिन हम आपका रिजल्ट अपने यहाँ नहीं छाप सकते क्योंकि आप हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं थे, भले आप टेस्ट सीरीज में थे, कैसे भी थे। अभी तो मैंने जब रिकॉर्ड में लिखवाया तो मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं मिला, तो उन्होंने कहा आप हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं थे। ऐसे कई बच्चे होते हैं, इधर उधर तुम लोगों से पेपर मांग लेते हैं। बॉन्ड की टेस्ट सीरीज की बहुत वैल्यू है, मालूम है कि नहीं? अपनी जो टेस्ट सीरीज के पेपर तुम लोगों से मांगने वाले खूब मांगेंगे फ़ोन करके,
भैया वो टेस्ट दे दो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया पेपर था। और पहले टेस्ट से ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि बॉन्ड की AITS जो टेस्ट सीरीज़ है वो क्यों खास है। आप लोग संडे को पहला टेस्ट देंगे। मैं ये नहीं कहता कि टेस्ट सीरीज से ही सिलेक्शन होता है, लेकिन जब आपकी तैयारी पूरी हो और उस समय एक अच्छी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाए जो आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देती, आपको पता चल जाए। देखो, टेस्ट सीरीज वो नहीं जिसमें आपके खूब पेट भर के नंबर आ रहे हैं, नंबर तो आने चाहिए, जरूरी है। टेस्ट सीरीज वो जिसका पैटर्न डाइवर्सिफाइड हो, आप कितनी गलतियां कर सकते हो ये टेस्ट सीरीज उजागर कर दे। भैया देखो, ये इस पे ध्यान दो। और जितने टेस्ट होंगे ना, हर टेस्ट में आपको, मैं विश्वास से कह रहा हूं, जितने टेस्ट होंगे हर टेस्ट में आप अलग अलग तरह की गलती करोगे। आप पहले टेस्ट से एक गलती सुधारने की कोशिश करोगे, अगले टेस्ट में दूसरी गलती होगी, अगले टेस्ट में दूसरी गलती सुधारने की कोशिश करोगे, तीसरी गलती होगी। यही इस टेस्ट सीरीज का मजा है। टेस्ट सीरीज का उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपको चैलेंज करें, एकदम नहीं है। टेस्ट सीरीज का उद्देश्य ये है आपका ये जो है इसको कितना इस्तेमाल कर पा रहे हो तुम, कहीं भेड़ चाल तो नहीं चल रहे हो। दिमाग के खिड़की दरवाजे खुले हैं कि बंद हैं। बहुत से दूसरे इंस्टीट्यूट के भी टॉपर बच्चे अपनी टेस्ट सीरीज चोरी देते, तुम लोगों से मांग लेंगे, तुम लोग दे दोगे दोस्ती यारी में, है ना? देते हो नहीं देते? अरे दिया करो यार, ऐसा नहीं। हाँ परवेज, नहीं दोगे? दे देते हैं, उनसे भी ले लिया करो, उनसे भी टेस्ट सीरीज, उनका पेपर लिया करो, उनको नहीं मिलता PDF, बहुत सी जगह पे होता है। चलो खैर ठीक है। तो स्टेरॉयडल हार्मोन जो होते हैं, अगर इनका उपयोग कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में होगा तो इनके क्या पाए जाएंगे? दुष्प्रभाव पाए जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट उपापचय संबंधी दुष्प्रभाव भी पाए जाते हैं। यहां खत्म होता है IUD। अगली हेडिंग डालो OCP, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ये चार्ट बना लेना, ये बना लेना। अभी जैसे जैसे टेस्ट बीतेगा ना, कुछ बच्चे आते हैं, बोले अरे सर हमारे हाथ पांव फूल रहे हैं। एक गलती करते हैं, दूसरी होती है, दूसरी रोकते हैं, तीसरी होती है, गलतियां रोकी नहीं रही। नहीं बेटा फोटो ले ले, तो फोटो क्या करेगा बना के? फोटो ले ले, मेमोरी भर जाएगी, एक दिन फॉर्मेट कर देना सब, डिलीट ऑल। ना एकदम क्या करोगे? प्रकृति में संतुलन होना बहुत जरूरी है। सब डॉक्टर बन जाएंगे, मरीज कौन बनेगा? प्रकृति संतुलित करते नहीं, सब पास हो जाएंगे तो फेल होने वाला कोटा खाली नहीं हो जाएगा। मैं कहता हूं, मेरा मानना है कोई मेरिट में आए तो उसका सेलिब्रेशन होना चाहिए, ठीक है? सेलिब्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ,
क्या उत्सव मनाना चाहिए। हाँ सही बात। इंग्लिश मीडियम, हम तो इंग्लिश मीडियम से है ना यार, तुम्हारी तरह थोड़ी। तो अगर मेरिट में आओ तो उत्सव मनाना चाहिए, लेकिन फेल हो जाओ तो तब भी ढोल बजाना चाहिए, मनोबल बना रहता है। देखो फेल होना कोई बुरी बात है क्या? कोई बुरी बात नहीं भाई। आपने प्रयास किया, आपका प्रयास उस स्तर पे नहीं पहुंच पाया जितनी आवश्यकता थी, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप में योग्यता नहीं है, कम है। नहीं वाली बात नहीं है, कम है। योग्यता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। ढोल वाले को बुला लो, 10 किलो लड्डू और 2 जोड़ी जूता, एक पिताजी के लिए एक माता जी के लिए, क्योंकि सिर पे भी तो बजना चाहिए। ढोल उधर बजेगा और जूता सिर पे इधर बजेगा। सबका सेलिब्रेशन होना चाहिए ना। आप खुश, ढोल बज रहा है, मिठाई बट रही है, पिताजी खुश, जूता बज रहा है, ढोल वाला खुश, पैसे आ रहे हैं, मोहल्ले वाले खुश, मिठाई खाने को मिल रही है। सब खुश रहने चाहिए। जीवन का उद्देश्य यही है। तुम लोग सोचोगे सर शाम की क्लास में क्या है, बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, इसमें कुछ और तो नहीं ना मिलाया था रे? चलिए, शाम की क्लास थोड़ी अलग है। शाम को अक्सर माहौल बन जाता है, गलत मत समझना। आगे बढ़ते हैं। ओसीपी लिखो। ये मौखिक द्वार, ये मुख द्वार द्वारा, ये मुख द्वार द्वारा ग्रहण किए जाने वाले, ये मुख द्वार द्वारा ग्रहण किए जाने वाले, ग्रहण किए जाने वाले कॉन्ट्रासेप्टिव हैं। मुख द्वार द्वारा ग्रहण किए जाने वाले कॉन्ट्रासेप्टिव हैं, जिन्हें टैबलेट या पिल्स के रूप में, जिन्हें टैबलेट या पिल्स के रूप में, जिन्हें टैबलेट या पिल्स के रूप में ग्रहण किया जाता है, जिन्हें टैबलेट या पिल्स के रूप में ग्रहण किया जाता है, टैबलेट या पिल्स के रूप में ग्रहण किया जाता है, टैबलेट या पिल्स के रूप में ग्रहण किया जाता है। ये निम्न प्रकार के पाए जाते हैं। ये निम्न प्रकार के पाए जाते हैं। पहला लिखो कंबाइंड पिल्स या डेली पिल्स। पहला कंबाइंड पिल्स या डेली पिल्स, कंबाइंड पिल्स या डेली पिल्स। कंबाइंड पिल्स या डेली पिल्स में क्या उपस्थित होते हैं? इनमें उपस्थित होते हैं प्रोजेस्टेरॉन या ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन। तो ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन भी पाए जा सकते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है कंबाइंड पिल्स। तो देखो, इनमें प्रोजेस्टेरॉन या, इनमें प्रोजेस्टेरॉन या, इनमें प्रोजेस्टेरॉन या ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन, इनमें प्रोजेस्टेरॉन या ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन या ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन
उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब देखो ध्यान से, फिर याद करो मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये जो कंबाइंड पिल्स होते हैं, इन्हें 21 दिन तक लगातार लिया जाता है। कितने दिनों तक? 21 दिनों तक लगातार लिया जाता है। तब जब इनकी शुरुआत होती है, शुरुआत के 5 दिनों के अंदर ही इसको लेना स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के बाद 21 दिन तक लगातार इनको लिया जाता है। उसके बाद 7 दिन का गैप रखा जाता है। कितने दिन का? 7 दिन का जो गैप रखते हैं, उसी गैप में मेंस्ट्रुअल फेज पाया जाता है। और फिर 7 दिन के गैप के बाद फिर 21 दिन रिपीट किया जाता है, तब तक जब तक कॉन्ट्रासेप्टिव की आवश्यकता। तो लिखो, इन्हें लगातार 21 दिनों तक लिया जाता है। इन्हें लगातार 21 दिनों तक लिया जाता है तथा इन्हें लगातार 21 दिनों तक लिया जाता है तथा इनकी शुरुआत मेंस्ट्रुअल चक्र के शुरुआती 5 दिनों के भीतर, मेंस्ट्रुअल चक्र के शुरुआती 5 दिनों के भीतर, इनकी शुरुआत मेंस्ट्रुअल चक्र के शुरुआती 5 दिनों के भीतर की जाती है। मेंस्ट्रुअल चक्र के शुरुआती 5 दिनों के भीतर की जाती है। देखो, 21 दिन निरंतर लेने के बाद 7 दिन का अवकाश, 21 दिन निरंतर लेने के बाद 7 दिन का अवकाश, 7 दिन का अवकाश देते हैं, जिसमें 7 दिन का अवकाश देते हैं जिसमें मेंस्ट्रुअल फेज पाया जाता है। 7 दिन का अवकाश देते हैं जिसमें मेंस्ट्रुअल फेज पाया जाता है, जिसमें मेंस्ट्रुअल फेज पाया जाता है। और अवकाश के बाद पुनः ये क्रिया दोहराई जाती है। अवकाश के बाद पुनः ये क्रिया दोहराई जाती है। तो इनके उदाहरण 2 लिख लो, माला डी, माला एन। पुनः ये क्रिया दोहराई जाती है। उदाहरण माला डी, माला एन। ये उदाहरण है किसके? कंबाइंड पिल्स या डेली पिल्स के। अब ये भी स्टेरॉइडल है, तो इनका भी क्या मिलेगा? साइड इफेक्ट मिलेगा, दुष्प्रभाव मिलेगा। तो लिख लो, स्टेरॉइडल होने के कारण इनके भी दुष्प्रभाव पाए जाते हैं। स्टेरॉइडल होने के कारण इनके भी दुष्प्रभाव पाए जाते हैं। इनके भी दुष्प्रभाव पाए जाते हैं। इनके भी दुष्प्रभाव पाए जाते हैं। अगला है नॉन स्टेरॉइडल पिल। नॉन स्टेरॉइडल पिल, ध्यान से सुनो भाई। एक संस्थान है जिसका नाम है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट और लखनऊ में स्थित है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। क्या नाम है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में है। यहाँ के साइंटिस्ट ने एक नॉन स्टेरॉइडल पिल डेवलप की और उसको नाम दिया, ट्रेड नेम है उसका सहेली। इस पिल में प्रोजेस्ट्रॉन की तरह काम करने वाला रसायन पाया जाता है जिसका नाम है सेंट्रोमेन।
क्या पाया जाता है? सेंटक्रोमेन पाया जाता है, जो प्रोजेस्टेरोन की तरह काम करता है, लेकिन स्टेरॉइड वाला कोई साइड इफेक्ट इसमें नहीं होता। तो यानी इसमें साइड इफेक्ट जो है, इसका दुष्प्रभाव बहुत कम पाया जाता है। और ये जो पिल है, इसको हफ्ते में एक बार लिया जाता है, और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? वीकली पिल या 7 डे पिल। क्या बोलते हैं? वीकली पिल या 7 डे पिल। और ये हो जाती है कौन सी पिल? नॉन स्टेरॉइडल पिल। लिखो, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ द्वारा एक नॉन स्टेरॉइडल पिल विकसित की गई। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ द्वारा एक नॉन स्टेरॉइडल पिल डेवलप की गई, जिसका ट्रेड नेम सहेली रखा गया, जिसका ट्रेड नेम सहेली रखा गया। देखो, इसमें सेंटक्रोमेन रसायन, इसमें सेंटक्रोमेन रसायन उपस्थित पाया जाता है, जो सेंटक्रोमेन रसायन उपस्थित पाया जाता है जो स्टेरॉइडल हार्मोन के समान, जो स्टेरॉइडल हार्मोन के समान, जो स्टेरॉइडल हार्मोन के समान कॉन्ट्रासेप्टिव क्रिया, स्टेरॉइडल हार्मोन के समान कॉन्ट्रासेप्टिव क्रिया करता है, स्टेरॉइडल हार्मोन के समान कॉन्ट्रासेप्टिव क्रिया करता है, तथा इसके दुष्प्रभाव ना के बराबर है, तथा इसके दुष्प्रभाव ना के बराबर है। देखो, इसका सेवन हफ्ते में एक बार किया जाता है, इसका सेवन सप्ताह में एक बार किया जाता है, इसलिए इसे वीकली पिल भी कहते हैं, इसलिए इसे वीकली पिल भी कहते हैं, इसलिए इसे वीकली पिल भी कहते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग डालो, इमरजेंसी पिल। Also known as morning pill. Emergency pill, also known as morning pill. देखो, इनका सेवन लैंगिक संपर्क के 72 घंटों के अंदर, इनका सेवन लैंगिक संपर्क के 72 घंटों के अंदर, 72 घंटों के अंदर किया जाता है, 72 घंटों के अंदर किया जाता है। इसीलिए 72 घंटों के अंदर किया जाता है, इसीलिए इन्हें इमरजेंसी पिल कहते हैं, इसीलिए इन्हें इमरजेंसी पिल कहते हैं। इनमें भी स्टेरॉइडल हार्मोन अधिक सांद्रता में, इनमें भी स्टेरॉइडल हार्मोन अधिक सांद्रता में, इनमें भी स्टेरॉइडल हार्मोन अधिक सांद्रता में उपस्थित होते हैं, इनमें भी स्टेरॉइडल हार्मोन अधिक सांद्रता में उपस्थित होते हैं।
स्टेरॉयडल हार्मोन अधिक सांद्रता में उपस्थित होते हैं। उदाहरण, दो ट्रेड नेम याद रखना। आईपिल अनवांटेड 72 और एक और नाम लिख लो, मिफ्प्रिस्टोन। मिफ्प्रिस्टोन ठीक है। मिफ्प्रिस्टोन का एक कोड नेम भी है, तो अगर इसका नाम नहीं लिखा हो तो एक कोड नेम लिखा रहेगा RU486। मिफ्प्रिस्टोन का कोड नेम भी है RU486। अच्छा, स्टेरॉयडल होने के कारण इनके भी क्या है, दुष्प्रभाव पाए जाते हैं। लिखो, स्टेरॉयडल होने के कारण इनके भी दुष्प्रभाव पाए जाते हैं। स्टेरॉयडल होने के कारण इनके भी दुष्प्रभाव पाए जाते हैं। स्टेरॉयडल होने के कारण इनके भी दुष्प्रभाव पाए जाते हैं। इनके भी दुष्प्रभाव पाए जाते हैं। ये बात हो गई किसकी, ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, 3 प्रकार की। एक कंबाइंड पिल, दूसरा नॉन स्टेरॉयडल पिल और तीसरा है इमरजेंसी पिल। अगली हेडिंग डालो, इम्प्लांट्स। अगली हेडिंग डालेंगे इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स या इंजेक्टेबल्स। इम्प्लांट्स या इंजेक्टेबल्स। ध्यान से सुनना है, ये भी सुई के समान, इंजेक्शन वाली सुई होती है, सुई के समान उपकरण होते हैं जिन्हें त्वचा के नीचे रोपित किया जाता है। कहाँ रोपित करते हैं, त्वचा के नीचे। तो त्वचा के नीचे रोपित करते हैं तो इसे बोलते हैं सबक्यूटेनियस, और सुई के समान होते हैं और रोपित करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, इम्प्लांट। और सुई के जैसे होते हैं तो इंजेक्टेबल। इनके अंदर भी हार्मोनल सिलेंडर पाए जाते हैं और स्टेरॉयडल हार्मोन ये भी स्रावित करते हैं, लेकिन ओसीपी से अलग ये लंबे समय तक स्टेरॉयडल हार्मोन स्रावित करते हैं, 1 महीने से लेके 1 वर्ष तक, और इसलिए इनका उपयोग लंबे समय तक कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में किया जा सकता है और इन्हें कहते हैं इंजेक्टेबल्स या इम्प्लांट्स। बस, और कुछ डेफिनेशन इसके बारे में नहीं। लिखो, ये सुई के समान उपकरण होते हैं, ये सुई के समान उपकरण होते हैं जिन्हें त्वचा के नीचे रोपित किया जाता है। जिन्हें त्वचा के नीचे रोपित किया जाता है। जिन्हें त्वचा के नीचे रोपित किया जाता है, ब्रैकेट में लिखना सबक्यूटेनियस। जिन्हें त्वचा के नीचे रोपित किया जाता है, ब्रैकेट में लिखेंगे सबक्यूटेनियस। इनमें हार्मोन सिलेंडर पाए जाते हैं।
इनमें हार्मोन सिलेंडर पाए जाते हैं, इनमें हार्मोन सिलेंडर पाए जाते हैं तथा ये ओसीपी से भिन्न, ओसीपी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, तथा ये ओसीपी से भिन्न लंबे समय तक, ओसीपी से भिन्न लंबे समय तक हार्मोन प्रेषित करते हैं, ओसीपी से भिन्न लंबे समय तक हार्मोन प्रेषित करते हैं, हार्मोन प्रेषित करते हैं और कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में, और कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में 1 माह से लेकर 1 वर्ष तक, कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में 1 माह से लेकर 1 वर्ष तक कार्य कर सकते हैं, 1 माह से लेकर 1 वर्ष तक कार्य कर सकते हैं, 1 माह से लेकर 1 वर्ष तक कार्य कर सकते हैं। ये बात हो गई किसकी? इम्प्लांट्स की। इनका भी दुष्प्रभाव होगा क्योंकि ये भी क्या है? स्टेरॉयडल है। तो लिखो इनका भी दुष्प्रभाव स्टेरॉयडल, इनका भी दुष्प्रभाव स्टेरॉयडल के समान, इनका भी दुष्प्रभाव स्टेरॉयडल के समान पाया जाता है। इनका भी दुष्प्रभाव स्टेरॉयडल के समान पाया जाता है। अगला लिखो परमानेंट मेथड या स्टेरिलाइजेशन या सर्जिकल मेथड। परमानेंट मेथड या स्टेरिलाइजेशन या सर्जिकल मेथड, इसे सामान्य भाषा में बंदीकरण या नसबंदी कहते हैं। लिख लो इसको। वही जो संजय गांधी पकड़ पकड़ के करवाया करते थे, बताया था तुम लोग को सुबह। हाँ, सुबह का मतलब पिछली क्लास में। संजय गांधी मत लिख देना भाई, विवाद हो जाएगा। कहेंगे तुम्हारे टीचर कैसी कैसी बात करके लिखवा रहे हैं संजय गांधी, मतलब वो किसी संवैधानिक पद पे नहीं थे तो उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। बोल सकते हैं, है ना। तो देखो इसे सामान्य भाषा में बंदीकरण या नसबंदी कहते हैं। इसे सामान्य भाषा में बंदीकरण या नसबंदी कहते हैं। बंदीकरण या नसबंदी कहते हैं। अगला पॉइंट, ये क्रिया सर्जरी द्वारा संपन्न होती है और ये क्रिया सर्जरी द्वारा संपन्न होती है और लगभग अनुत्क्रमणीय है, और लगभग अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय मतलब हाँ इररिवर्सिबल, और लगभग अनुत्क्रमणीय है। देखो ये निम्न प्रकार से पाई जाती है, ये निम्न प्रकार से पाई जाती है। पहला, वैसेक्टॉमी। पहला है वैसेक्टॉमी। लिखो मेल स्टेरिलाइजेशन की क्रिया,
वैसेक्टॉमी मेल स्टेरलाइजेशन की क्रिया, मेल स्टेरलाइजेशन की क्रिया। देखो इस क्रिया में वास डिफरेंस नलिका, इस क्रिया में वास डिफरेंस नलिका के छोटे भाग को वास डिफरेंस नलिका के छोटे भाग को काट कर निकाल देते हैं या के छोटे भाग को काट कर निकाल देते हैं या बांध देते हैं, काट कर निकाल देते हैं या बांध देते हैं, जिससे सीमेन में स्पर्म कोशिकाओं की उपस्थिति नहीं पाई जाती, जिससे सीमेन में स्पर्म कोशिकाओं की उपस्थिति नहीं पाई जाती, जिससे सीमेन में स्पर्म कोशिकाओं की उपस्थिति नहीं पाई जाती। लिखो ये सर्जरी स्क्रॉटम की भित्ति में चीरा लगाकर, ये सर्जरी स्क्रॉटम की भित्ति में चीरा लगाकर की जाती है, स्क्रॉटम की भित्ति में चीरा लगाकर की जाती है। लिखो दूसरा ट्यूबेक्टॉमी, दूसरा ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी लिखो फीमेल स्टेरलाइजेशन की क्रिया, दूसरा है ट्यूबेक्टॉमी फीमेल स्टेरलाइजेशन की क्रिया, फीमेल स्टेरलाइजेशन की क्रिया। देखो इस क्रिया में फैलोपियन नलिका, फीमेल स्टेरलाइजेशन की क्रिया, इस क्रिया में फैलोपियन नलिका, इस क्रिया में फैलोपियन नलिका के छोटे भाग को काट कर निकाल दिया जाता है या फैलोपियन नलिका के छोटे भाग को काट कर निकाल दिया जाता है या बांध दिया जाता है, काट कर निकाल दिया जाता है या बांध दिया जाता है, जिसके बाद स्पर्म सेल्स ओवम तक नहीं पहुंच पाते, जिसके बाद स्पर्म सेल्स ओवम तक नहीं पहुंच पाते, स्पर्म सेल्स ओवम तक नहीं पहुंच पाते। लिखो इस क्रिया के लिए, इस क्रिया के लिए उदर भित्ति में चीरा, इस क्रिया के लिए उदर भित्ति में चीरा लगाया जाता है या उदर भित्ति में चीरा लगाया जाता है या वजाइना मार्ग द्वारा, या वजाइना मार्ग द्वारा चीरा लगाते हैं, उदर भित्ति में चीरा लगाया जाता है या वजाइना मार्ग द्वारा चीरा लगाते हैं। ठीक है, एक और क्रिया पाई जाती है लेकिन उसका कुछ नाम नहीं है। ठीक है, बस तीसरा पॉइंट बना के लिख लो। एक ओपरा नाम सुना है? ओपरा, खोपरा नहीं बे, ओपरा, ओपेरा। हाँ ओपेरा, ओपरा भी बोलते हैं, ओपेरा भी बोलते हैं। क्या होता है? जो यूरोपीय देश होते हैं वहाँ पर ऐसे कुछ उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जहाँ कुछ ऐसे लोग आते हैं जो बहुत ऊंचे सुर में गाना गाते हैं।
जैसे अपने यहाँ कुछ स्थानीय गीत संगीत होता है ना, अलग अलग क्षेत्र में, जैसे बुंदेलखंड में वो होता है आधा आधा गाया जाता है, गाते हैं ना। हाँ, फगुआ कहाँ, फगुआ तो हाँ होली के समय फगुआ गाया जाता है ना, फाग बोलते हैं उसको। तो ऐसे ही उधर यूरोपीय देश में उनकी सांस्कृतिक धरोहर में ओपरा का गायन होता है, ओपेरा या ओपरा बोलते हैं उसे। उसमें ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ऊंचे सुर लगाते हैं, बहुत ऊंचे, और इतना ऊंचा सुर होता है कि आप मतलब उसका वो कांच वगैरह टूट जाते हैं खिड़कियों की, इतना ऊंचा सुर होता है। वो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, लेकिन वहां पर इतने ऊंचे सुर होते हैं। तो ऐसे जो पुरुष हैं जो ओपेरा का गायन करते हैं, अब ओपेरा गायन करने के लिए उनके पिच क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, और उसके लिए टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होना चाहिए। तो वो सर्जरी द्वारा अपने टेस्टिस को निकाल देते हैं ताकि उनका जो आवाज है उसका पिच हाई बना रहे। ठीक है, और ये भी किसका एक रूप हो जाता है, स्टरलाइजेशन का एक रूप हो जाता है। ठीक है, लिखो कि यूरोपीय देशों में नर ओपेरा गायक सर्जरी द्वारा अपने टेस्टिस निकलवा देते हैं, जिससे उनकी ध्वनि की तीव्रता निरंतर बनी रहे, यानी पिच हाई बना रहे। बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है। इससे बड़ा एक ही सैक्रिफाइस है, प्राण त्याग देना। दूसरे नंबर पे यही आता है। इसके लिए कुछ नाम नहीं है, तो ऐसे कोई है जो ओपेरा गायन करना चाहते हैं? आजकल जमाना बहुत बदल गया है। बदल गया कि नहीं? हाँ, अच्छा, एक और क्रिया होती है, लेकिन वो मानव में नहीं होती, मतलब वो मवेशियों में होती है, जैसे बोलते हैं कैटास्ट्रेशन। तो जो ये आक्रामक सांड होते हैं, आक्रामक सांड और आक्रामक मवेशी, उनके टेस्टिकल्स को नष्ट कर दिया जाता है, और उस क्रिया को कैटास्ट्रेशन बोलते हैं, जिससे उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है और उनकी आक्रामकता भी कम हो जाती है और वो आज्ञाकारी हो जाते हैं। तो जो सांड है वो बैल बन जाता है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन सांड एंड बैल। यही, अरे ये वैज्ञानिक तथ्य है भाई, हंस रहे तुम लोग गधों की तरह, है ना। तो जो सांड होते हैं उनकी आक्रामकता कम करने के लिए उनको कैटास्ट्रेशन से उनको बैल बनाया जाता है। जैसे कोल्हू का बैल
कभी ये नहीं सुना होगा कोल्हू का सांड। ये जो दो शब्द है ना, ये कभी कभी कुछ लोगों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लोगों के लिए, उनके प्रकृति को दर्शाने के लिए। जैसे कोई गांव में होगा जो दिन भर इधर उधर घूमता होगा, लोगों से लड़ भिड़ जाता होगा, उसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? दिन भर सांड जैसा घूमता रहता है, बताओ। और कोई ऐसा होगा जो एकदम आज्ञाकारी, जिसको जो बोल दो वही करे, तो वो उसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल? वो बैल है। ये बताओ, बैल बनना सही है कि गलत है? बैल बनना तो गलत है ना यार, तो इसलिए सांड बन के घूमो तुम लोग, ठीक है? गांव में भाई सांड बैल कब बनेगा? जब उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, है ना? तो बैल नहीं बनना, सांड बनोगे, गधे कहेंगे। तो ये हो गया परमानेंट मेथड। नियम तो यही कहता है ना, विज्ञान है, विज्ञान तो यही कहता है। अब चलो जाने दो, नहीं बस कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अच्छा, इसमें एक और क्रिया पाई जाती है। तुम लोग भी सोचोगे कि कैसा प्रोसेस है, चढ़ता जा रहा, खत्म ही नहीं हो रहा है। सर्जिकल मेथड, इसमें एक और क्रिया पाई जाती है जिसको बोलते हैं MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, also known as induced abortion। क्या कहा जाता है? induced abortion। ध्यान से सुनो, सीधे बैठे बेटा, पार्क में नहीं बैठे हो, इंसान बनो। इंसान बनना एक धीमी गति से होने वाली, सांड मत बनो। कहाँ पहुंचे? अगला लिखो MTP या इंड्यूस्ड एबॉर्शन। MTP या इंड्यूस्ड एबॉर्शन। लिखो ऐच्छिक रूप से विकसित हो रहे गर्भ को, ऐच्छिक रूप से विकसित हो रहे गर्भ को, विकसित हो रहे गर्भ को नष्ट करने की क्रिया, ऐच्छिक रूप से विकसित हो रहे गर्भ को नष्ट करने की क्रिया, नष्ट करने की क्रिया MTP कहलाती है। नष्ट करने की क्रिया MTP कहलाती है। अब कुछ बातें हैं इसके बारे में जान लो। MTP जो है, सामान्य भाषा में इसे कहते हैं गर्भापात या अबॉर्शन या इंड्यूस्ड अबॉर्शन कहा जाता है। वैसे तो ये क्रिया कई देशों में प्रतिबंधित है, कई देशों में इस पर बैन लगाया गया है, लेकिन भारत में 1971 में इसे वैधानिक करार दिया गया। भारत में 1971 में वैधानिक करार दिया गया और इसके लिए बहुत
सख्त निर्देश बनाए गए हैं कि उन निर्देशों का पालन करते हुए ही वैधानिक रूप से एमटीपी किया जा सकता है। अब बात है कि एमटीपी कब तक कर सकते हैं, तो विकसित हो रहे भ्रूण के 12वें हफ्ते से पहले, विकसित हो रहे भ्रूण के 12वें हफ्ते के समाप्त होने से पहले एमटीपी किया जा सकता है। अब इस क्रिया का दुरुपयोग भी किया गया है, तो कहाँ दुरुपयोग किया गया है इसका? कन्या भ्रूण हत्या को प्रोत्साहन मिला और इसलिए इसका दुरुपयोग किया गया। फीमेल फीटिसाइड, फीमेल फीटिसाइड के लिए इसका दुरुपयोग किया गया। अब कैसे करते हैं दुरुपयोग? तो भाई एक दूसरी क्रिया आती है जिसका नाम है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस एक क्रिया है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड, याद है एमनियोटिक फ्लूइड? एमनियोटिक फ्लूइड को निकालकर उसमें उपस्थित होती हैं प्लाज्मा सेल्स। क्या उपस्थित होती हैं? प्लाज्मा सेल्स। उन प्लाज्मा सेल्स की कैरियोटाइपिंग करते हैं, उन प्लाज्मा सेल्स की कैरियोटाइपिंग करते हैं आनुवांशिक रोगों को पता करने के लिए। किसको पता करने के लिए? आनुवांशिक रोग, जेनेटिक डिजीजेस को पता करने के लिए। जैसे कौन सी बीमारियों के लिए? जैसे हो गया डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, हेमोफीलिया, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया इत्यादि। इत्यादि में सब आ जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से 3 नाम एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं: डाउन सिंड्रोम, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया जैसे अनुवांशिक रोगों का पता करने के लिए कि कहीं भ्रूण में ये रोग या कोई अन्य अनुवांशिक रोग तो विकसित नहीं हो रहे हैं जिससे उसके जन्म लेने के बाद उसके लिए उसका जीवन कष्टमय हो। तो ऐसे रोग को पता करने के लिए किया जाता है। अब जब कैरियोटाइपिंग करते हैं तो इसका दुरुपयोग होने लगा जन्म से पूर्व सेक्स डिटर्मिनेशन में, कि जन्म से पूर्व ये पता कर लें कि जो भ्रूण विकसित हो रहा है वो लड़का है या लड़की, और इसका दुरुपयोग हुआ तो फिर लोग दुरुपयोग करते हैं किसका? अगर पता चल गया तो ये दोनों को बैन कर दिया गया और बहुत कड़े नियमों के बाद ही एमटीपी करने की अनुमति है। खास बात एक और थी कि एमनियोसेंटेसिस कब कर सकते थे? तो 14वें से 16वें हफ्ते के बीच में एमनियोसेंटेसिस किया जाता है। तो अगर मान लो उस भ्रूण में कोई ऐसा रोग विकसित हो रहा है, अनुवांशिक रोग, और उसका इलाज कर सकते हैं तो इलाज कर सकते हैं। यदि उसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए जो है अनुमति लेनी पड़ती थी और फिर एमटीपी परफॉर्म किया जाता था। लेकिन एमटीपी परफॉर्म करने की समय सीमा 12 हफ्ते और एमनियोसेंटेसिस की समय सीमा 14 से 16 हफ्ते। तो ये समय सीमा क्या है? बीत चुकी है। तो अगर कोई ऐसा रोग उस भ्रूण में मिला जिसकी वजह से उसका जीवन कष्टप्रद होगा, सामान्य जीवन नहीं जी पाएगा, तो अब तो एमटीपी भी नहीं कर सकते, लीगली भी नहीं कर सकते, क्योंकि समय क्या हो चुका है? बीत चुका है। तो इसके लिए एक दूसरा प्रोसेस खोजा गया जिसका नाम दिया गया सीवीएस। सीवीएस क्या है? कॉरियोनिक विलाई सैंपलिंग। ठीक है, सीवीएस क्या है? कॉरियोनिक विलाई सैंपलिंग। कॉरियोनिक विलाई याद है? कॉरियोनिक विलाई याद है? जब भ्रूण बन रहा था तो कॉरियोन में उंगली के समान वलन बने थे जिन्हें कॉरियोनिक विलाई कहा गया था। उनकी कोशिकाओं को निकालकर उनकी कैरियोटाइपिंग की जाती है और ये क्रिया की जाती है 7वें से 8वें हफ्ते के बीच में। और अगर इसमें रोग का पता चल जाता है तो अब लीगली एमटीपी कर सकते हैं, लेकिन एमनियोसेंटेसिस से तो नहीं कर सकते। तो इसको क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया कि लीगली भी अब इसको नहीं कर सकते। अब जो प्रोसेस होता है वो कौन सा है? सीवीएस, कॉरियोनिक विलाई सैंपलिंग।
लेकिन इसके लिए बहुत सख्त निर्देश लेने पड़ते हैं, अनुमति लेनी पड़ती है। दूसरी बात, एक परिवर्तन आया 2017 में। 2017 में भारत की जो पार्लियामेंट है, संसद में जो एमटीपी एक्ट है, इसके लिए एमटीपी के लिए एक कानून बना है जिसे एमटीपी एक्ट नाम दिया गया। एमटीपी एक्ट में संशोधन किया गया और किया क्या गया कि बहुत विशेष परिस्थिति में और 2 डॉक्टर्स की उपस्थिति में और उनसे अनुमति लेने के बाद, कितने डॉक्टर, एक नहीं 2 डॉक्टर से अनुमति लेने के बाद कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियों में एमटीपी 24वें हफ्ते तक किया जा सकता है। लेकिन ये सामान्य परिस्थिति नहीं है। ये संशोधन कब हुआ है? 2017 में। और उसके लिए कितने डॉक्टरों की अनुमति लेनी पड़ेगी? कम से कम 2, और उनकी उपस्थिति में 24 हफ्ते के पूर्ण होने से पहले एमटीपी किया जा सकता है। अगर वो अनुमति देंगे तब, अन्यथा नहीं किया जा सकता। तो लीगल जो एज है वो कितनी है? लीगल जो समय है वो 12 हफ्ते। अब बात है कि सर हम यहाँ इसको क्यों पढ़ रहे हैं? तो बात दरअसल ये है कि प्रति वर्ष पूरे विश्व में लगभग 45 से 50 मिलियन एमटीपी होते हैं, और ये पूरे जितने भी भ्रूण विकसित हो रहे हैं उसका 1/5वां भाग है। जितनी भी फर्टिलाइजेशन, जितने भी जाइगोट कंसीव हो रहे हैं उसका कितना भाग है? 1/5वां भाग है। तो ना चाहते हुए भी, ध्यान से सुनना, ना चाहते हुए भी एमटीपी जो है बर्थ कंट्रोल का एक माध्यम बन जाता है। भले इसका उद्देश्य बर्थ कंट्रोल नहीं था, लेकिन ना चाहते हुए भी ये बर्थ कंट्रोल का एक माध्यम बन गया है, क्योंकि इसकी संख्या जो है वो अधिक पाई गई। आई बात समझ में? लिखो कि कई धार्मिक और मानवीय, अगला पॉइंट, कई धार्मिक और मानवीय कारणों से कई देशों में एमटीपी को प्रतिबंधित किया गया है। कई देशों में एमटीपी को प्रतिबंधित किया गया है। भारत में 1971 में इसे वैधानिक किया गया। भारत में 1971 में इसे वैधानिक किया गया। और एमटीपी के लिए कड़े निर्देश और नियम बनाए गए हैं। एमटीपी के लिए कड़े निर्देश और नियम बनाए गए हैं। एमटीपी के लिए कड़े निर्देश और नियम बनाए गए हैं। कड़े निर्देश और नियम बनाए गए हैं। अगला पॉइंट, कड़े निर्देश और नियम बनाए गए हैं। अगला पॉइंट है कि वैधानिक रूप से एमटीपी भ्रूण के वैधानिक रूप से एमटीपी भ्रूण विकास के 12वें हफ्ते के अंदर किया जाता है। 12वें हफ्ते के अंदर किया जाता है। देखो 2017
2017 में एमटीपी एक्ट में बदलाव किया गया। 2017 में एमटीपी एक्ट में बदलाव किया गया और ये कहा गया कि कुछ विशेष परिस्थितियों में दो डॉक्टर्स की अनुमति और उपस्थिति में 24 हफ्ते तक एमटीपी किया जा सकता है। 24 हफ्ते तक एमटीपी किया जा सकता है। देखो, भारत में एमटीपी तथा अन्य क्रियाओं जैसे एमनियोसेंटेसिस का दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराधों को बढ़ावा देने में पाया गया है। देखो, सामान्य रूप से एमनियोसेंटेसिस का उपयोग भ्रूण में आनुवांशिक रोगों की जांच के लिए किया जाता है। जैसे डाउन सिंड्रोम। हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया इत्यादि। देखो, कुछ लोगों द्वारा इसका दुरुपयोग जन्म पूर्व लिंग निर्धारण का पता करने के लिए किया जाने लगा। इसलिए इस क्रिया को प्रतिबंधित कर दिया गया। ये
भ्रूण विकास के 14वें से 16वें हफ्ते, ये भ्रूण विकास के 14वें से 16वें हफ्ते के बीच किया जाता था। भ्रूण विकास के 14वें से 16वें हफ्ते के बीच किया जाता था। अगला पॉइंट, इसके स्थान पर एक अन्य क्रिया, इसके स्थान पर एक अन्य क्रिया CVS, इसके स्थान पर एक अन्य क्रिया CVS कॉरियोनिक विलाई सैंपलिंग, कॉरियोनिक विलाई सैंपलिंग की जाती है, कॉरियोनिक विलाई सैंपलिंग की जाती है, जो भ्रूण के 7वें से 8वें हफ्ते में, जो भ्रूण के 7वें से 8वें हफ्ते में कर सकते हैं। भ्रूण के 7वें से 8वें हफ्ते में कर सकते हैं। अगला पॉइंट स्टार लगा के लिखना। प्रतिवर्ष पूरे विश्व में लगभग, प्रतिवर्ष पूरे विश्व में लगभग, प्रतिवर्ष पूरे विश्व में लगभग 45 से 50 मिलियन, लगभग 45 से 50 मिलियन MTP किए जाते हैं, MTP किए जाते हैं, जो कुल विकसित हो रही गर्भावस्था का, जो कुल विकसित हो रही गर्भावस्था का कुल विकसित हो रही गर्भावस्था का 1/5 भाग है। एक बटा 5 भाग है। इसलिए ना चाहते हुए भी, इसलिए ना चाहते हुए भी MTP बर्थ कंट्रोल का एक माध्यम, ना चाहते हुए भी MTP बर्थ कंट्रोल का एक माध्यम बन जाता है। MTP बर्थ कंट्रोल का एक माध्यम बन जाता है, भले ही इसका उद्देश्य ये नहीं है, भले ही इसका उद्देश्य बर्थ कंट्रोल नहीं है, भले ही इसका उद्देश्य बर्थ कंट्रोल नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल अगर अपनी रेगुलर क्लास हुई तो ठीक है, अगर रेगुलर क्लास कल नहीं होगी तो एक्स्ट्रा क्लास होगी। अगर रेगुलर क्लास में शेड्यूल आ गया तो एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी, और अगर नहीं आया तो एक एक्स्ट्रा क्लास अपनी कल होगी।